Hello students, I am Raman Sethi and this is your science class and we are studying chapter number 9th of 8th class science and the name of the chapter is reproduction in animals. तो अभी तक हम अपनी लास्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके थे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो कैसे होती है, जाइगोट फॉर्मेशन, वो सब कुछ हम पिछली अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं इसमें क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। तो डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, लेट अस फाइंड आउट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन के बारे में, वो रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ी है जिनसे हम फैमिलियर हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में, काउ डॉग में, फ्रॉग में। तो उन सब ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन पढ़ी, हैन के अंदर भी पढ़ी थी। तो लेकिन वो बड़े साइज़ के ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हाइड्रा और जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं छोटे छोटे। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसके बारे में हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक्टिविटी नंबर 9.3 दी है और ये हमें पिक्चर दिखाई है, इसमें ये हाइड्रा के डायग्राम दिखाया है। तो 3 स्टेजेस दिखा रखी है हाइड्रा की, हमें वाटर के अंदर मिलता है हाइड्रा। तो कैसे कैसे होगा पहले चेक करते हैं। तो देखो, एक तो हाइड्रा जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वाटर के अंदर भी मिलता है, और उसकी मार्केट में बनी बनाई स्लाइड्स आती हैं। उन स्लाइड के अंदर हाइड्रा को बंद किया होता है ग्लास की स्लाइड के अंदर। तो उसको हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमें जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस तरह की शेप नज़र आएगी, जैसे कि ये 3 डायग्राम्स में शो किया गया है। तो उसी के बारे में हमें बताया कि गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, कि हाइड्रा की परमानेंट स्लाइड अरेंज करो। तो ऑब्जर्व दैम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। या तो हैंड लेंस का यूज़ कर लो, लेकिन हैंड लेंस से इतना ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो माइक्रोस्कोप ज़्यादा बेस्ट है। तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करो। फिर माइक्रोस्कोप में जब देखोगे तो वो क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं अब। तो लुक आउट फ्रॉम फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम एनी द पेरेंट्स बॉडी। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, हाइड्रा जो होगा, हमें नज़र आएगा, उस पूरी बॉडी पे हर तरफ ध्यान से देखो कि कोई बल्जेस बल्जेस मतलब कोई उभरा हुआ पार्ट कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर राइट साइड पे, नीचे वाली साइड पे एक साइड में पार्ट नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, हाइड्रा के ऊपर बल्ज है। बल्ज मतलब कोई उभरा हुआ पार्ट है। तो काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। तो अलग अलग स्लाइड्स अरेंज करोगे, मान लो 4-5 स्लाइड लेकर आते हो तुम, तो उन अलग अलग स्लाइड्स में हाइड्रा की अलग अलग पिक्चर दे रखी होगी, हाइड्रा अलग अलग दिखाया होगा। तो किसी हाइड्रा में 1 बल्ज आ रही होगी, किसी में 2 आ रही होगी, किसी में 2 से भी ज़्यादा आ रही होगी। तो मतलब नंबर ऑफ बल्जेस हाइड्रा के अंदर अलग अलग होगी, अलग अलग स्लाइड के अंदर। तो ऑल्सो नोट एट द साइज ऑफ बल्ज। तो बल्ज का साइज़ कैसा है, छोटा है या बड़ा है। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में छोटी सी बल्ज दिखाई हुई है, सेकंड डायग्राम में थोड़ी बड़ी दिखा रखी है, थर्ड डायग्राम में और भी बड़ी दिखा रखी है। मतलब वो बल्ज भी डिवेल्प हो रही है, धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है। ठीक है। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ बल्ज। बल्ज का साइज देखोगे तो अलग अलग होगा। तो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट। तो जिस तरह से तुम्हें माइक्रोस्कोप में देखने पर हाइड्रा की पिक्चर नज़र आ रही है, उसका डायग्राम बनाओ। और उस डायग्राम को यहाँ पर फिगर नंबर 9.11 जो हमें दिखाई गई है, ये तीनों फिगर्स, इनके साथ कंपेयर करो। क्या तुम्हारी पिक्चर भी इसी तरह से बन रही है, जैसा कि तुमने ड्रॉ किया है वो इसी पिक्चर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो तुम्हारा एब्सोल्युटली मैच होगा इन पिक्चर से। और लेकिन बड का जो जो ये डिवेल्प हो रही है, बल्ज जो डिवेल्प हो रहा है, ये किसी के अंदर कम होंगे, किसी के अंदर ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो फिर इन ईच हाइड्रा देयर में बी 1 और मोर बल्जिस। हर एक हाइड्रा के अंदर एक या एक से ज़्यादा बल्जिस पाए जाते हैं। और दीज बल्जिस आर द डिवेल्पिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। और वो जो बल्ज बन रहे हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म है, नया हाइड्रा बन रहा है, एक हाइड्रा की बॉडी के ऊपर ही बन रहा है। और उस नया हाइड्रा जो बन रहा है बल्ज की फॉर्म में, उसको क्या बोला जाता है, बड बोला जाता है। फिर रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। जो यीस्ट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है यीस्ट भी, तो वो यीस्ट के अंदर भी बड ही बनती है। तो उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में। तो इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डिवेल्प एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। तो जो हाइड्रा है,
हाइड्रा के अंदर भी नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है वो एक नई आउटग्रोथ मतलब एक नया उभरा हुआ पार्ट बनाकर डेवलप होता है एक सिंगल पेरेंट से। मतलब एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ मतलब एक नया पार्ट बनना शुरू हो जाता है, जिसको आउटग्रोथ भी बोल देते हैं, बल्ज भी बोल देते हैं, या फिर मेनली बड बोला जाता है उसको। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक ही पेरेंट का यूज़ होकर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बड इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। लेकिन हाइड्रा के अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो बड के डेवलप होने से बना है, तो इसलिए इस मेथड को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को क्या बोला जाता है, बडिंग। मतलब बडिंग क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है जिसके अंदर कोई नया ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ही डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ बड। ठीक है, ये तो हो गया बडिंग मेथड। उसके बाद है आगे का टॉपिक है, उसके अंदर बताया जाएगा बाइनरी फिजन के बारे में। तो अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। अमीबा के अंदर एक डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ चुके हो 7th क्लास में। तो जिस तरह से डायग्राम्स दिखा रखे ABCD डायग्राम, तो जो ए डायग्राम में शो किया हुआ है आपको ये क्या है, अमीबा है। ये सारे ही अमीबा हैं वैसे तो, लेकिन जो ए डायग्राम में ऑब्जर्व किया हो रहा है हमें, तो इस तरह की शेप आपने 7th क्लास में भी बनाई थी। अमीबा का डायग्राम आपकी 7th क्लास में भी था। ठीक है, तो अमीबा क्या होता है कि अमीबा एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है, न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म को न्यूक्लियाई बोला जाता है। तो दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। तो दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission. Apart from budding and binary fission, there are another methods by which a single parent reproduces young ones. You will study about these in your higher classes. तो अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है कि एक अमीबा जो होता है, एक अमीबा की बॉडी के अंदर ये जो न्यूक्लियस है जो डार्क रेड कलर का दिखाया हुआ है सेंटर पर, वो क्या है, न्यूक्लियस। तो वो पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 पार्ट में। डेवलपमेंट जब होती है, जब अमीबा अडल्ट स्टेज में आ जाता है, मैच्योर स्टेज में आ जाता है, तो उसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, तो उसको हमने बोला न्यूक्लियाई बन गई। मतलब न्यूक्लियाई क्या था, न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म थी। देन धीरे धीरे करके और डेवलपमेंट जब होगी तो न्यूक्लियस की बॉडी भी डेवलप हो जाती है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। पूरी की पूरी जब बॉडी डेवलप 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है तो हर एक पार्ट में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। तो मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 पार्ट में ब्रेक होकर 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। और अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रही है। तो इस चैप्टर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मेथड पढ़ लिए, एक बडिंग और दूसरा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होता है और बडिंग किस में था, हाइड्रा के अंदर। और उसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म बताया था हमें, यीस्ट, तो इनके अंदर बडिंग होती है। तो लेकिन बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी कई सारे मेथड हैं, लेकिन उनके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग के बारे में। तो स्टोरी ऑफ डोली द क्लोन, कि डोली नाम की शिप का क्लोन बनाया गया था, तो उसके बारे में स्टोरी है इसमें। अब क्लोन क्या होता है पहले तो वो समझो। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कंप्लीट का कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप किया जाता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का या एक सेल का या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट का पूरा पूरा बिल्कुल सेम टू सेम कोई ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर एक सेल या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनती है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको
क्लोनिंग बोलते हैं। फिर क्लोनिंग इज एन एनिमल, क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मट एंड हिज कलीग्स एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन इडनबर्ग, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के अंदर एक रोजलिन इंस्टीट्यूट है इडनबर्ग सिटी के अंदर। तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे इयान विल्मट, और उनके कलीग्स मतलब उनके जो और साथी थे उनके साथ काम करने वाले, उन्होंने मिलकर क्या बनाया कि सबसे पहली बारी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लोन बनाया था। उस क्लोन बनाने में सक्सेसफुल रहे थे वो। तो किसका क्लोन बनाया था? दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शिप नेम डोली। तो उन्होंने एक शिप का क्लोन बनाया था, और उस क्लोन बना था जो शिप का, उसको क्या बोल उसका नाम रखा गया था डोली। तो डोली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। कि डोली जो क्लोन बनी थी शिप जिसका नाम रखा गया था डोली, और वो 5 जुलाई 1996 को बनाई गई थी, मतलब उसका जो क्लोन बनाया गया था 5 जुलाई 1996 को बनाया गया था, और वो सबसे पहला मैमल था जिसका क्लोन बनाना पॉसिबल हो पाया था। अब मैमल क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को मिल्क से फीड करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मैमल्स। अब क्लोनिंग की कैसे गई थी उसको एक्सप्लेन किया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डोली a cell was collected from the mammary glands or of a female fin dorset ship। तो क्या हुआ कि क्लोनिंग करने के लिए, डोली को प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया गया था कि जो एक फिन डोरसेट शिप थी, फीमेल शिप थी, फिन डोरसेट शिप, ये शिप की ब्रीड का नाम है, नस्ल का नाम है। तो उसकी मेमोरी ग्लैंड से एक सेल ली गई थी, और साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी। और फिर एक स्कॉटिश ब्लैक फेस एव, ये भी एक शिप का नाम है, उससे एग लिया गया था। मतलब एक शिप का तो मेमोरी ग्लैंड से सेल निकाली, और दूसरी शिप की एग निकाल लिया। देन इसकी पिक्चर भी दिखा रखी है कि फिन डोरसेट शिप, जिससे ए वाले डायग्राम में जिस शिप का मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया गया था, सेल ली गई थी, और बी पार्ट में दिखाया है स्कॉटिश ब्लैकफिश एव जिसका एग लिया गया था, और थर्ड डायग्राम सी में दिखाया डोली, जिन दोनों को मिलाकर जो एक नई शिप बनाई थी वो। ठीक है। अब क्या किया गया इनका? द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग। जो स्कॉटिश ब्लैकफिश एव के एग लिया गया था उसमें से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डोरसेट शिप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश एव हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव। तो फिर जो फिन डोरसेट शिप जो थी, जिससे जिसकी मेमोरी ग्लैंड की सेल निकाली गई थी, उस सेल में से न्यूक्लियस निकाला गया और उस एग के अंदर डाल दिया गया, जो कि स्कॉटिश ब्लैकफिश एव से लिया गया था, और उसका खुद का न्यूक्लियस जो था वो निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। मतलब जो स्कॉटिश ब्लैकफिश एव थी उससे एग लिया, उसका न्यूक्लियस निकाल कर फेंक दिया, और जो फिन डोरसेट शिप थी उसकी मेमोरी ग्लैंड से जो सेल ली थी उसका न्यूक्लियस निकाल कर एग वाले सेल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है। तो अब द एग दस प्रोड्यूस्ड वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश एव। अब जो एग बना जिसके अंदर न्यूक्लियस किसी दूसरी सेल का लिया गया है, दूसरी शिप का लिया गया है, उसको जब वो एग डेवलप हो गया तो उस एग को डेवलप होने के लिए इम्प्लांट कर दिया कहाँ पर? स्कॉटिश ब्लैकफिश एव। मतलब स्कॉटिश ब्लैकफिश एव जो थी उसकी बॉडी के अंदर उस एग को डाल दिया गया वापस। तो डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डोली वॉज बोर्न। फिर जब वो एग धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रायो बना, फीटस बना, कंप्लीट बेबी बना, तो स्कॉटिश ब्लैकफिश एव ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया, एक अनदर शिप को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया डोली। तो वो डोली क्या थी? क्लोन थी। तो डोली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफिश एव। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डोरसेट ship from which the nucleus was taken. Since the nucleus from the egg of the Scottish blackfish Eve was removed, Dolly did not show any character of Scottish blackfish Eve. अब जो स्कॉटिश ब्लैकफिश एव था, डोली को बर्थ तो स्कॉटिश ब्लैकफिश एव ने दिया था, बट जो डोली के अंदर स्कॉटिश ब्लैकफिश एव के कोई भी करेक्टरिस्टिक, कोई भी क्वालिटी स्कॉटिश ब्लैकफिश एव जैसी नहीं थी, क्योंकि उसके एग में से तो उसका जो खुद का न्यूक्लियस था वो तो निकाल के फेंक दिया गया था।
तो अब न्यूक्लियस कौन सा डाला था, जो फिन डोरसेट शिप थी उसका न्यूक्लियस डाला था। तो इसलिए जो डोली शिप प्रोड्यूस हुई वो बिल्कुल आइडेंटिकल थी, बिल्कुल सिमिलर थी किसके, अपने फिन डोरसेट शिप जैसी थी। तो मतलब जन्म दिया था स्कॉटिश ब्लैकफिश सैल्मन ने डोली को, लेकिन उसकी जो सिमिलैरिटीज़ थी वो किसके साथ मैच हो रही थी, क्वालिटीज़ किसके साथ मैच हो रही थी, फिन डोरसेट शिप के साथ मैच हो रही थी, क्योंकि फिन डोरसेट शिप का न्यूक्लियस लिया गया था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डोली थी वो फिन डोरसेट शिप का क्लोन बनी थी। तो लिखा है कि डोली वॉज ए हेल्दी क्लोन ऑफ फिन डोरसेट शिप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्शुअल मीन्स। अनफॉर्चुनेटली डोली डाइड ऑन 14th February 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिसीज। कि डोली जो थी फिन डोरसेट शिप का क्लोन थी, और अपने जन्म के बाद जब वो खुद मैच्योर हुई तो उसने अपने भी कई सारे ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब आगे नए शिप प्रोड्यूस किए, मतलब खुद अपने बच्चों को जन्म दिया नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मेथड से, जिस तरह से बाकी की शिप प्रोड्यूस अपने बच्चों को करते हैं। तो लेकिन 14th February 2003 को डोली जो शिप थी जो कि क्लोन थी उसकी डेथ हो गई। किस वजह से डेथ हो गई, लंग डिसीज़ की वजह से डेथ हो गई। ठीक है, तो मतलब ये थी स्टोरी डोली जो कि एक क्लोन थी किसी शिप का। ठीक है, तो अब इसका बर्थ हुआ था 5th जुलाई 1996 को, और इसकी डेथ हुई थी 14th February 2003 को। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर्स तक वो डोली फिश जो शिप है वो जिंदा रही थी। ठीक है, तो सिंस डोली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल्स, डोली के जन्म के बाद से लेकर बाद भी कई सारे अलग अलग मैमल्स के जो क्लोन बनाने के लिए अटैम्प्ट्स किए गए थे, कोशिशें की गई थी, लेकिन हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर द बर्थ। लेकिन काफ़ी सारे क्लोन ऐसे थे जो या तो अपने जन्म से पहले ही मर गए, मतलब अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही मर गए, या फिर उनकी बर्थ होने के थोड़े दिनों बाद ही डेथ हो गई। लेकिन डोली जो शिप थी जो कि क्लोन थी वो लगभग 7 साल जिंदा रही थी। तो द क्लोन्ड एनिमल्स आर मैनी अ टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विद सेवरल एबनॉर्मलिटीज़। तो मतलब क्लोन बनाना काफ़ी मुश्किल है। तो एक और जो क्लोन ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनमें कई सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती है, मतलब अपने पेरेंट की बॉडी से कुछ हटके ऐसा होता है जो जो उनकी बॉडी पे बुरा असर डालता है, जिसकी वजह से उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। तो अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।